हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हर एक विषय का बहुत ही विधिवत रूप में पूरे कॉन्सेप्ट वाइज अध्ययन कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि आप एक रनिंग नोट्स बना सकें। तो उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी की। तो दोस्तों, ऐसे इस चैनल को पसंद करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज की क्लास। तो दोस्तों, आज का हमारा जैसा ये टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। और हम इसमें देखेंगे कि ज्वालामुखी, यदि ज्वालामुखी की बात की जाए तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है और ज्वालामुखी की जब उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से होती है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और फर्दर जो संरचनाएं बनती हैं इसमें और किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है, इसके जो चट्टानें बनती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो इन सभी विषयों का, इन सभी टॉपिक्स का, इन सभी बातों का हम क्रमवार रूप में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और फिर से आपका एक बार स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही क्लियर हो सके और उसके बाद में आपको कहीं से कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ज्वालामुखी की, जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि इसको जो अध्ययन किया जाता है, इसके अध्ययन की विज्ञान को कहा जाता है ज्वालामुखी विज्ञान, वोल्केनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम ज्वालामुखी विज्ञान भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम थोड़ा सा 5 मिनट अभी रुक के बताएंगे। पहले ज्वालामुखी की घटना किस तरीके से होती है, जब वो समझ जाएंगे उसके बाद इस ज्वालामुखी विज्ञान किसको कहते हैं वो हम आपको बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जानते हैं कि ज्वालामुखी की घटना कैसे होती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रस्ट है, मान लीजिए ये हमारा क्रस्ट है, भूपर्पटी है। ठीक है, तो भूपर्पटी में हमने जब बात करते हैं तो नीचे हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है। हम बात किए हुए हैं इसको अर्थ के इंटीरियर में। और यहाँ पे हमारे बनते हैं, नीचे में हमारा होता है मैग्मा वगैरह बनता है, हमारा मैग्मा रहता है। और मैग्मा जहाँ पे अधिकता में रहता है, ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं, वहाँ पे हमारे हॉट स्पॉट बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। और मैग्मा चैम्बर यहाँ पर रहता है जहाँ पे मैग्मा रहता है जी। और मैग्मा चैम्बर में मैग्मा की अधिकता होती है जिसमें कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो जब हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत हम पढ़ते हैं जब, तो प्लेटों का एक दूसरे की तरफ अभिसरण हो रहा होता है, एक अंदर जा रही होती हैं इस तरीके से, या फिर प्लेटें एक तरफ से, प्लेटों का अगर मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है तो एक तरफ से प्लेटें दूर जा रही होती हैं और एक तरफ से अंदर जा रही होती हैं। तो जब ये अंदर जा रही होती हैं तो अंदर टेम्परेचर अधिक होने से ये प्लेटें मेल्ट भी होती हैं, ये प्लेट मेल्ट भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्मा हो रहा है उसकी मात्रा और इंक्रीज़ करती है और धीरे धीरे क्या करता है, ये मैग्मा जो होता है ऊपर प्रेशर क्रिएट करता रहता है। जैसा हमने अर्थक्वेक वाले चैप्टर में भी देखा था, ये क्या करता रहता है, प्रेशर क्रिएट करता रहता है। तो अर्थक्वेक वाले चैप्टर में तो हमने देखा था कि ये बाहर तो आ नहीं रहा था, लेकिन जब यही मैग्मा बाहर की तरफ आ जाए, जब ये मैग्मा बाहर आ जाए तो इस घटना को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस घटना को क्या हम कहते हैं, ज्वालामुखी, वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हम वोल्केनो को क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें वोल्केनो की, इतना बताने के बाद में अगर हम कहें तो ज्वालामुखी की घटना जो होती है, जो ज्वालामुखी की घटना होती है कि जो घटना होती है, इसकी जो शुरुआत होती है वो एस्थेनोस्फीयर में होती है। वो कहाँ होती है, एस्थेनोस्फीयर में होती है। और यहाँ से ये एस्थेनोस्फीयर में होती है
और यहाँ से क्या होता है, मैग्मा पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है, पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है और सतह से बाहर आता है। तो ये जो घटना होती है बाहर आने की, उसके बाद फैल जाता है पूरा, वो किस तरीके से होता है अभी हम सब पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो घटना होती है यही ज्वालामुखी की घटना होती है। उसके बाद में जब ये हमने जैसे कहा कि मान लीजिए अगर यहाँ पे मैग्मा अर्थ है, मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर मान लीजिए यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा क्या होता है, ऊपर की ओर आता है ना। तो मैग्मा जब ये ऊपर की ओर आता है तो एक पाइप की तरह से आता है, ये एक पाइप में आता है, ठीक है। एक पाइप नुमा वोल्केनिक पाइप जिसको कहते हैं, वोल्केनिक पाइप इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आता है ये, ठीक है। इस तरीके से एक लेयर के रूप में इस तरीके से इससे होते हुए ऊपर मैग्मा ये बाहर आता है, ठीक है। और जब तक ये मैग्मा क्रस्ट के नीचे है तब तक इसको मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। और ये जब क्रस्ट के बाहर आ जाए, जब ये क्रस्ट के बाहर आ जाता है तब इसको लावा का नाम दिया जाता है। किसका, लावा का, ठीक है। तो इस तरीके से जब अर्थ क्रस्ट के नीचे रहता है तो ये मैग्मा रहता है और जब ये ऊपर आ जाता है तो इसको लावा का नाम दिया जाता है और ये वोल्केनिक पाइप के थ्रू बाहर आता है। हम एक फिगर देखते हैं जिससे हमको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर मैग्मा चैम्बर है, ठीक, मैग्मा चैम्बर है। यहाँ से हमारा मैग्मा उठता हुआ आता है इस पाइप, वोल्केनिक पाइप के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से ये आगे आता है और फिर यहाँ पर फर्दर ये इस तरीके से स्प्रेड होता है और इस तरीके से जब ये ऊपर आता है तो इसके सेकेंडरी वेन वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, ठीक। जब यहाँ से क्रस्ट से ऊपर उठता है और ये यहाँ पर इस तरीके से, अभी हम आगे और देखते हैं एक दूसरे फिगर में। ये देखिए जैसे ये मैग्मा चैम्बर था हमारा, यहाँ पे हमारा मैग्मा चैम्बर से ये मैग्मा हमारे ऊपर फ्लो कर रहा है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से प्रेशर से बाहर निकला ये, ठीक है, एकदम से प्रेशर से बाहर निकला और उसके बाद में यहाँ पे दरारों से होते हुए कुछ मैग्मा ये देखिए यहाँ पे फ्लो कर रहा है और कुछ मैग्मा यहाँ पे देखिए फ्लो करते हुए सॉलिडिफाई हो गया है, कुछ मैग्मा और सॉलिडिफाई हो गया और कुछ मैग्मा भी फ्लो कर ही रहा है। और उसके बाद में कुछ जगहों पे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इनएक्टिव वोल्केनो, मतलब यहाँ पे वोल्केनो अभी इरप्ट नहीं हो रहा। नीचे मैग्मा चैम्बर तो में है, मैग्मा चैम्बर में तो मैग्मा है बट अभी ये बाहर नहीं फ्लो कर पा रहा है। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है, वोल्केनो में क्या होता है, अंदर से मैग्मा बाहर की तरफ आता है, हम बाहर की तरफ जब आता है तो हम बाहर का ही भाग देख पाते हैं, हमको जो भाग दिखता है हम अंदर का भाग ये सब कुछ नहीं देख पाते। देखिए ये सब तो अर्थ के अंदर हो रहा है ना, छिद्र से जब बाहर आया तो हम तो सिर्फ इतना ही भाग देख पाते हैं। हम जो देख पाते हैं हम इस छिद्र के ऊपर का ही भाग देख पाते हैं, छिद्र के ऊपर का ही भाग देख पाते हैं। और अभी हमने कहा कि जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, लावा, उसको क्या कहते हैं, लावा। जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हम सिर्फ ऊपर की फ्लेयर्स जो होती हैं उनको दिखते हैं और इनमें क्या होता है, इन फ्लेयर्स में क्या होता है, इनमें डस्ट होते हैं, इनमें डस्ट होता है, गैसेस होती हैं, वेपर होता है, ये सारी चीज़ें इनमें से निकलती हैं। ये जो हमारे यहाँ से फ्लेयर्स निकलते हैं उसमें क्या होता है, डस्ट, गैसेस, वेपर, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो मैग्मा होता है वो कन्वेक्शनल करंट रूप में, एक पैराग्राफ टाइप में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। एस्थेनोस्फीयर में हम एक पैराग्राफ में इसको लिख भी लेते हैं। एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मैग्मा चैम्बर होता है, में मैग्मा चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर होता है जहाँ से मैग्मा, हर से मैग्मा प्रेशर बनाकर ऊपर आता है, जहाँ से मैग्मा हर से मैग्मा प्रेशर के साथ में, मैग्मा प्रेशर के साथ में, प्रेशर के साथ में साथ
ऊपर आता है, ऊपर आता है। और मैग्मा अर्थ जहाँ पे मतलब हॉट स्पॉट होता है, यहाँ पर हॉट स्पॉट में या मैग्मा अर्थ में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता रहती है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता रहती है, की अधिकता होती है, अधिकता, प्रधानता, जो भी कहना चाहें आप, प्रधानता होती है। और जिससे कि क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट की तरह से प्रेशर के साथ में कन्वेक्शनल करंट रूप में मैग्मा धरती में क्रैक करके ऊपर की ओर निकलता है, धरती में क्रैक करके ऊपर की ओर निकलता है, करके ऊपर निकलती है। ठीक है, और ये घटना हमारी वोल्केनो इरेप्शन कहलाती है, ये घटना हमारी वोल्केनो इरेप्शन कहलाती है। और इसमें हमें क्या मिलता है, डस्ट, वेपर, गैसेस, ये भी साथ में निकलती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई क्या बातें कि आखिर ये होता क्या है, निकलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और हम बात अभी देखते हैं। और देखिए जैसे 3 वर्ड होते हैं, एक है हमारा वोल्केनो, दूसरा है हमारा वोल्केनोसिटी, और तीसरा है हमारा वोल्केनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वोल्केनो मतलब क्या हुआ कि जो पार्ट ऊपर निकलता है और दिखता है, जो पार्ट ऊपर निकलता है और दिखता है, ठीक है। और वहीं पे इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्मा से निकलने तक, मैग्मा के अंदर चैम्बर में से बाहर आने तक की जो प्रक्रिया होती है, मैग्मा चैम्बर से सरफेस तक मैग्मा के आने की प्रक्रिया, मतलब ये अंदर में हो रहा है कि आने का प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट के नीचे हो रहा है, और ये होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब बाहर और अंदर दोनों। सबसे व्यापक है ये सबसे व्यापक है। ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों है इसमें। और जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं साथ में, तो यही हमारा होता है वोल्केनोलॉजी। ठीक है, तो अभी हमने कहा था हम 5 मिनट बाद देखेंगे, तो हमने अभी देख लिया क्या होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये घटना जो होती है, अगर हम कहें ज्वालामुखी की ये घटना जो होती है, तो ये ज्वालामुखी की घटना स्थलमंडल कहें, जलमंडल कहें, वायुमंडल कहें, और साथ ही साथ अगर इन तीनों को प्रभावित कर रहा है तो जीवमंडल, इन चारों को प्रभावित करता है, इन चारों को ही ये घटना प्रभावित करती है, इन चारों को ही प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारी ज्वालामुखी की घटना पूरी होती है। अब देखिए हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। देखिए जैसे ये वेंट से क्या हो रहा था, ज्वालामुखी बाहर आ रहा था, तो ये जो वेंट होता है, जहाँ ओपनिंग होता है, जो छिद्र होता है, ये जो छिद्र होता है, इसको कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर। इस छिद्र को
क्रेटर कहा जाता है। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं ये ज्वालामुखी का मुंह है, ये ज्वालामुखी का मुंह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 100। और इसके कई टाइप होते हैं, इसके कई टाइप होते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं उनको भी, ठीक। जैसे काफ़ी लोग का मुंह अलग अलग टाइप का होता है ना, कुछ लोग के मुंह बड़े होते हैं, कुछ लोग के मुंह छोटे होते हैं, तो वैसे ही है ये भी कहानी। देखिए जैसे मान लीजिए ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, हाँ ऐसे ही यहाँ से हमारा ऐसे हम निकाल लेते हैं और इधर से ऐसे निकाल लेते हैं, 2-3 लेयर और बना देते हैं भाई, ठीक। तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, ज्वालामुखी क्रेटर। इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर, इसको ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं, ठीक। और उसके बाद में अगर हम कहें, अगर इसका रूप थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाए, अगर इसका साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए इस तरीके से, तो इसका नाम बदल जाता है, तो इसका नाम बदल जाता है और इसको कहते हैं कैल्डेरा, इसको कैल्डेरा कहते हैं। और इसका जो डायमीटर होता है, कह सकते हैं रेडियस जो काफ़ी बड़ा होता है, 60 to 100 किलोमीटर तक रेडियस इसका होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको हम कह सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक कैल्डेरा जो होता है, इसके अंदर में छोटे छोटे क्रेटर भी होते हैं, इसके अंदर में ही कई छोटे छोटे क्रेटर, जैसे एक मान लीजिए बड़ा है, इसके अंदर में छोटे छोटे क्रेटर होते हैं, ठीक है। और इनको एक तरह से घोंसले बना के रहते हैं, इसलिए इनको घोंसलेदार कैल्डेरा कहते हैं। इसके अंदर समझ लीजिए घोंसला है, इसलिए इनको घोंसलेदार कैल्डेरा कहते हैं, घोंसलेदार। तो यहाँ पर जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही ये भी घोंसला बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं, घोंसलेदार, ठीक है। उसके बाद में अगर हम जैसे बात करते हैं अब और फर्दर, तो हमको जैसे एक हमारा महाराष्ट्र में इसका एग्जांपल एक देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में लोनार लेक जो है, ठीक है, वो कैल्डेरा में ही स्थित एक झील है। महाराष्ट्र में ये जो लोनार लेक है वो कैल्डेरा में ही स्थित एक झील है। और जैसे अगर हम टाइप ऑफ इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर हम टाइप की बात करते हैं, तो जब ये हमने क्या कहा, अगर कुछ होते हैं ना जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे नॉर्मल ओपनिंग से भी छोटे होते हैं, तो उनको हम मर के नाम से जानते हैं। और इनसे फिर बड़े जो हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेटर हो जाते हैं। ये एक इस सबसे छोटे साइज़ का हमको एक जर्मनी में देखने को मिलता है, जर्मनी में एक देखने को मिलता है। और क्रेटर का अगर हम कहें तो जापान वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। और इससे बड़ा हमारा जो हुआ कैल्डेरा हुआ, ये इस तरीके से टाइप हो जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और घटनाओं को देखते हैं। तो देखिए, जब मैग्मा ये बाहर निकलता है लावा के रूप में, इरेप्शन होता है इसका, तो मैग्मा के साथ कुछ लपटें, फ्लेयर वगैरह आती हैं जिसमें गैसेस, डस्ट और वो वगैरह होती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक तो अगर हम बात करें वोल्केनिक गैसेस की, नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर लिखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो अगर हम वोल्केनिक गैसेस की बात करते हैं, वोल्केनिक गैसेस की बात करते हैं, तो इसमें हमारा CO2, SO2, CO ये होता है। और ये कॉज करते हैं एसिड रेन को कॉज करते हैं। उसके बाद में हमारा वोल्केनिक डस्ट आते हैं, क्या आते हैं, वोल्केनिक डस्ट आते हैं। इनका जो साइज होता है वो 0.05 mm से छोटा होता है, इनका जो साइज होता है 0.05 mm से छोटा होता है। वोल्केनिक ऐश आते हैं, 0.05 से 0.5 mm। देखिए आपको इस जगह पे हम यहाँ पर हर एक चीज़ प्रॉपर डिटेल में बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ मिस हो रही है। हर एक चीज़, चाहे आप कहीं भी उसको देखेंगे, इतनी ही चीज़ें होती हैं और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। पूरे एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से कवर किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप इसको पसंद ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़िए, जिससे कि घर बैठे निःशुल्क रूप में लोगों को जब शिक्षा मिल रही है तो उसको ग्रहण करें वो, और अपनी
कोई भी एग्ज़ाम, आखिर बड़ी बड़ी कोचिंगों में क्यों जाना जब आप घर बैठे यूट्यूब पे एक मूवी देखते हैं, साथ में तैयारी भी कर लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा रहता है, पर डे एक एक वीडियो देखेंगे तो भी मैक्सिमम 6 से 7 महीने में आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक, तो इस तरीके से वोल्केनिक ऐश होते हैं। और ये इनका जो साइज होता है, उसके बाद में कुछ बड़े साइज में भी होते हैं जिनको लैपली कहा जाता है। 4 to 32 mm इनका साइज होता है, 4 to 32 mm होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे एक मैंने रफ डायग्राम ये बनाया था। देखिए क्या होता है कि जब ये लावा बाहर, मैग्मा बाहर आता है, लावा यहाँ पे बन गया, अंदर मैग्मा है, तो इसमें से कुछ मैग्मा जो रहता है ये अंदर की तरफ रह जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ ही रह जाता है इधर उधर से, जैसे सेकेंडरी लीकेज वगैरह हमने जो देखा था ना। तो ये क्या होते हैं, इनको बहते हुए जो लावा होते हैं इनको लहर कहा जाता है। बहते हुए लावा को इस तरह से लहर कहा जाता है। और अंदर में ये जम जाते हैं, जब ठंडे होते हैं तो थोड़ा बहुत, तो ये चट्टान टाइप में बन जाते हैं। ये चट्टान टाइप में बन जाते हैं, जिसको टफ या बेसाल्ट कहते हैं, जिसको टफ या बेसाल्ट कहते हैं। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इसको। देखिए क्या होता है कि जब ये बाहर निकलते हैं मैग्मा, तो अलग अलग स्थानों पर गिरते हैं। ये अलग अलग स्थानों पर गिरते हैं। जैसे अगर ये कहाँ गिरे, महासागरों में गिरते हैं। जब ये महासागरों में गिरते हैं तो मड बना देते हैं, तो ये मड बना देते हैं। ठीक, और उसी तरीके से अगर हम कहें कि अगर ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते हैं। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं और उसी स्थानों पर फैल जाते हैं। उन्हीं स्थानों पर, स्थल पर ही, ऊपर लावा स्थल के पर ही क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और इस तरीके से जो बहते हुए लावा होते हैं उनको कहा जाता है लहर, उनको कहा जाता है लहर। और ये ग्लोइंग एक तरह से चमकते हुए दिखते हैं। ठीक है, और ठंडा होने पर जब ये जब ठंडे हो जाते हैं, इनको नाम दिया जाता है ऑग्लोमेरेट। इनको नाम दिया जाता है ऑग्लोमेरेट। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर आकर, जब मैग्मा बाहर आ गया, जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो क्या होता है कि वायुमंडल के कारण वो तेज़ी से ठंडा भी तो होगा। मैग्मा जो बाहर आया वो वायुमंडल के कारण तेज़ी से भी ठंडा भी तो होगा। तो ये जो बाहर आई हुई मैग्मा जो ठंडा हो जाता है तेज़ी से वायुमंडल में, तो इसको बेसाल्ट कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। और जब मैग्मा अगर अंदर में ही जैसा अभी इस वाले फिगर में हमने देखा, अंदर में ही जब धीरे धीरे शीतल होने लगता है तो अलग अलग शेप लेता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेनाइट। इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। और जब ये बाहर आ जाता है वायुमंडल में ठंडा होता है, तब इसको बोला जाता है कि ये बेसाल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर में क्या बनता है, ग्रेनाइट। और यही आप चट्टानें भी कह सकते हो। जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वो बाहर में लावा के ठंडे होने से हो रही हैं, और बाहर में जो बनता है वो क्या होता है, बेसाल्ट होता है। बाहर क्या होता है, बेसाल्ट बनता है। ठीक है, और अगर हम इनको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट को, इनका जो होता है, इनका जो हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट होता है, इनका जो हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट होता है उसको देखते हैं तो इसको सिल कहा जाता है। इसको सिल कहा जाता है। और जो वर्टिकल डिपॉजिट होते हैं इनको डाइक कहा जाता है। वर्टिकल डिपॉजिट को डाइक कहा जाता है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है सिल और डाइक में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल डिपॉजिट है, और एक हमारा हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा को यहाँ से बाहर आना है, आ रहा है, और कुछ समय के बाद क्या होता है, मैग्मा का उद्गार बंद हो जाता है। मैग्मा का उद्गार बंद हो गया, तो यहाँ पे तो क्या था, यहाँ से मैग्मा आ रहा था ना, तो यहाँ पर तो क्रेटर गड्ढा बना हुआ है ना। ठीक है, तो ये जो हमारा है गड्ढा बना हुआ है, इसी को कहते हैं क्रेटर लेक। जब मैग्मा का उद्गार वहाँ पे बंद हो जाए, जैसा अभी हमने महाराष्ट्र वाला देखा था ना एग्जाम्पल एक, वही। ठीक है, जो हमने लोनार लेक का एक एग्जाम्पल देखा था, वो उसमें यही केस होता है कि क्या होता है, मैग्मा पहले तो बाहर आ रहा था, फिर वहाँ पे क्या हुआ, मैग्मा आना बंद हो गया, तो जो गड्ढा था वहाँ पर एक तरह से लेक बन जाती है, फिर वहाँ पर इसको क्रेटर लेक कहते हैं।
और इस तरीके से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि नीचे मैग्मा तो रहता ही है, नीचे मैग्मा रहता है, और मैग्मा धीरे धीरे क्या होता है पाइप में जो जिससे कि बाहर आता रहता है ये, उसमें ठोस रूप में जमने लगता है, ठोस रूप में जमने लगता है। इसको कहते हैं प्लग, इसको क्या कहते हैं, प्लग। और उसके बाद में क्या करता है, एक फिर से अगर जैसे हम कहें, देखिए मान लीजिए जैसे हमारा ये क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ से हमारा पाइप है ये, इसमें अभी तो बाहर में नहीं आ रहा है कुछ, यहाँ पे क्रेटर बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्मा जमा हुआ है, यहाँ पर मैग्मा है। वो क्या है, मैग्मा धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर एक सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसका प्रेशर बन रहा होता है। जब सॉलिड रूप में बन जाता है ये, इसको कहते हैं प्लग, इसको क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं, ठीक है। तो जब इसको प्लग कहते हैं तो होता क्या है कि जब ये पाइप्स, कभी कभी क्या होता है, इसका प्रेशर एकदम से जब हो जाता है तो ये एकदम से बाहर निकलता है, ये क्या होता है, एकदम से बाहर निकलता है। तो एकदम से जब ये बाहर निकला तो यहाँ पर तो काफ़ी टाइम से बंद हो गया था, तो बाहर जो लावा वगैरह बने थे वो तो पहले से ऑलरेडी क्या है, जम चुके होते हैं, ऑलरेडी जम चुके हैं ना, और उनके ऊपर फर्दर ये निकल गया है, तो ये क्या होंगे, इस जो हमारी परतें पहले से जमी हुई हैं उसके ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, एक तरह से उनके ऊपर आ जाती हैं, तो इनको ट्रैप कहा जाता है। और जैसे हमारा जो डेक्कन ट्रैप है वो एक तरह से इसी का एग्जाम्पल है, या डेक्कन ट्रैप भी इनको नाम दिया जाता है, ठीक है। और चूँकि ये पूरा डिपॉजिट जो होता है, एक तरह से क्या होता है, जो डिपॉजिट होता है वो शंकु के आकार का होता है, कोन के आकार का होता है, इसको इसलिए उसको वोल्केनो कोन भी कहते हैं, वोल्केनो कोन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम जैसे बात करें, अगर हम बात करते हैं कुछ, हम लावा की भी अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर, तो उसको भी देखते हैं कि लावा किस तरीके से होते हैं। तो अगर हम जैसे लावा की बात करें तो लावा बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम लावा की बात करते हैं, अगर हम लावा की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा फेल्सिक लावा, एक हमारा होता है फेल्सिक लावा, दूसरा हमारा होता है अल्ट्रा मैफिक लावा, अल्ट्रा मैफिक लावा, और तीसरा हमारा होता है मैफिक लावा। तीसरा हमारा होता है मैफिक लावा, ठीक है। तो अगर हम फेल्सिक की बात करते हैं तो इसमें सिलिका प्रधान होता है, ये सिलिका प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज प्लस फेल्सपार होता है, क्वार्ट्ज प्लस फेल्सपार। और साथ में ये हल्के रंग का होता है, हल्के रंग का होता है, ठीक है। और अल्ट्रामैफिक की अगर हम बात करें तो ये मैग्नीशियम प्लस लौ होता है, मैग्नीशियम प्लस लौ होता है। और Mg का रंग काला होता है, Mg काला रंग। और लोहा भी गाढ़ा होता है, लोहा भी गाढ़ा होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो इस तरीके से क्या होता है, ये गाढ़े काले रंग के होते हैं। और ये हमारा मैफिक वगैरह जो है ये हमारा बेसाल्ट चट्टान बनाता है, बेसाल्ट चट्टान बनाता है, बेसाल्ट चट्टान बनाता है। और अगर हम जैसे बात करें कि हमारा जो फेल्सिक लावा है, जो हमारा फेल्सिक लावा होता है, इससे हमारा ये चट्टान बनती है रोलॉइड। और मैफिक लावा से हमारा बेसाल्ट चट्टान बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार के लावा से हमारा बेसाल्ट चट्टान बनता है, तो ये बनता है मैफिक लावा से। ये हमारा यहाँ पे लावा लिखा जाएगा, गलत लिख दिया मैंने, लावा। मैफिक लावा से हमारा बेसाल्ट चट्टान बना, ठीक है। और अल्ट्रा मैफिक से जो होता है,
अल्ट्रा मैफिक से एंडेसाइट चट्टान। ये जो चट्टानें हैं ये बहिर्जात लावा से बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि जब अंदर ग्रेनाइट चट्टानें जो हमको दिखती हैं ना, वो क्या है कि समय के साथ अपरदन तो होता गया है, समय के साथ अपरदन होते रहे हैं, तो इस कारण से हमको अब ये हमारे जो नीचे की हमको चट्टानें हैं, ग्रेनाइट चट्टानें, वो भी हमको दिखने लगी हैं। कई बार जगह हमको जो दिखती हैं उसका कारण यही है। तो अब हम क्या होता है, अब अगला हम जो देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। तो मेनली ये हमारे जो ज्वालामुखी हैं, ये तो हमारा देखिए हमारा क्रेटर वाला हो गया था एक फिगर हमको, ये हमारा क्रेटर हो गया, यहाँ से निकल रहा है, ये हमारा सिलेंड्रिकल वेंट हो गया, और यहाँ पे लेयर इस तरह से सॉलिडिफाई हो जाती हैं, इस तरीके से चलता है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्केनिक रॉक फ्रेगमेंट्स जो हमने कहा, ठीक। उसके बाद में हम टाइप में आ जाते हैं, जो हमारा देखिए ये एक है हमारा एक्टिव, एक हमारा एक्टिव है, ये सक्रियता के आधार पर हम करते हैं इनको। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए नीचे मैग्मा चैम्बर में मैग्मा है, और लगातार कंटिन्यूअस इरप्शन होता रहता है, लगातार कंटिन्यूअस इरप्शन होता रहता है, ठीक है। और अगर हम जैसे बात करें कि इनका इरप्शन कहाँ कहाँ होता है, तो कई हमारे महत्वपूर्ण अभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कई सारे महत्वपूर्ण हैं अभी। अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ ये संख्या में 500 से अधिक हैं, ये संख्या में लगभग 500 से अधिक हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जैसे हैं अंटार्कटिका पर है, कहाँ पर, अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर हमारा है माउंट इरेबस, माउंट इरेबस ये हमारा है, ठीक है। उसके बाद हवाई द्वीप पे हमको देखने को मिलते हैं, हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप पे हमको देखने को मिलता है किलायू, किलायू, साथ में हमको किलायू के साथ में मोनालोवा देखने को मिलता है। ये नाम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमको पापुआ न्यू गिनी में देखने को मिलता है, पापुआ न्यू गिनी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो हमको बागना और लांगिला देखने को मिलता है, बागना और लांगिला, ठीक। इंडोनेशिया में देखने को मिलता है हमको, इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर समेरू, और हम उसके अलावा हमारा यूकोना, हालांकि इसे कुछ लोग मतलब ठीक है, मेरुसी, उसके बाद मेरुसी को कुछ लोग सक्रिय नहीं मानते हैं, बट फिर भी सक्रिय माना जाता है, कुछ हालांकि नहीं भी मानते हैं, ऐसे भी हैं। इटली में मिलता है, इटली में मिलता है, इटली में हमारा है सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप पर माउंट एटना, ये सारे नाम नोट कर ही लीजिएगा। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर है स्ट्रोम्बोली, लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली है, ठीक है। और इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, ठीक। और अर्जेंटीना में भी देखने को मिलता है, अर्जेंटीना में, इसको हम एक बार फिर से एक नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं सारा का सारा, जिससे एक जगह पे रहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका पर। फिर हमने क्या देखा, हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर देखा। पापुआ न्यू गिनी में देखा, पापुआ न्यू गिनी में देखा। इंडोनेशिया में देखा, इंडोनेशिया में देखा। अब क्या देखा वो तो आप लिखते भी जा सकते हैं साथ में। इटली देखा, इक्वाडोर, अर्जेंटीना,
ठीक है, इनमें देखते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा था, अंटार्कटिका पर माउंट एरेबस, ठीक। और हवाई द्वीप पे हमारा कौन सा था, किलायू, मोनालोआ। ये दोनों ही हॉट स्पॉट के उदाहरण हैं, ये दोनों हॉट स्पॉट के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा पापुआ न्यू गिनी में कौन सा हो गया था, बागना और लांगिला, ठीक। और उसके बाद में अगर हम कहें इंडोनेशिया में तो हमारा समेरू, जावा द्वीप पर। और उसके बाद में हमारा मेरुसी, यूकोना। इटली में हमारा कौन सा है, सिसिली पर माउंट एटना। और दूसरा कौन सा था, स्ट्रोम्बोली, लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली, ठीक है। इक्वाडोर में कौन सा है, कोटापैक्सी। और अर्जेंटीना में हमारा ओजस डेल सलाडो। तो इतने सारे हमारे हैं। और इसके बाद में अगर हम जैसे बात करते हैं भारत की भी तो हमको बात करनी होगी, ठीक है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो हमारा बैरन आइसलैंड है, बैरन द्वीप है। कहाँ पर है ये, अंडमान में म्यांमार के पास में पड़ता है, अंडमान में म्यांमार के पास पड़ता है, ठीक है, म्यांमार के पास पड़ता है। और उत्तरी अंडमान में अगर हम बात करते हैं, जैसे उत्तरी अंडमान में, यहीं पर उत्तरी अंडमान की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिसका नाम है नारकोंडम हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और मध्य अंडमान में हमारा है, मध्य अंडमान की अगर हम बात करते हैं तो मध्य अंडमान में हमारा बैरन है, जो कि सक्रिय है, ठीक है, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये भी आप जानते होंगे, थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा ये ऊपर में क्या है, दक्षिणी अंडमान हुआ हमारा, ये हमारा दक्षिणी अंडमान हुआ, ये दक्षिणी अंडमान है, ठीक है। फिर हमारा है डंकन पैसेज, क्या है, डंकन पैसेज। और उसके बाद में हमारा है लघु अंडमान। फिर हमारा आता है 10 डिग्री चैनल, फिर हमारा आता है कार निकोबार के बाद में आता है लघु निकोबार। उसके बाद में हमारा है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के बाद में हमारा आ जाता है 6 डिग्री चैनल आता है। और 6 डिग्री चैनल के नीचे आपका सुमात्रा द्वीप आ जाता है, इंडोनेशिया वाला। तो इसको भी आप ध्यान से याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, और लघु अंडमान और कार निकोबार को हमारा अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा को 6 डिग्री चैनल अलग करता है। चलिए, ये हमारा हो गया क्या, सारा एक्टिव की बातें, ये हमारी एक्टिव की बातें सारी हो गई। इसके बाद में दूसरा वाला हमारा जो है वो क्या है, ये देखिए प्रसुप्त वाला, ठीक है, ये हमारा प्रसुप्त है, सो गया है ये, ठीक है। इसमें क्या है, ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें निकट अतीत में तो उद्गार नहीं हुआ। देखिए आपको कोई ऊपर उद्गार इसमें यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नीचे मैग्मा है, क्या पता भविष्य में कभी हो जाए, इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। और इस तरीके का जो हमको देखने को मिलता है, ये हमारा इसका जो हमारा है, अगर हम बात करें तो हमको इटली में देखने को मिलता है। इटली में हमें
विसुवियस है, विसुवियस है इटली में, ठीक है। जापान में फ्यूजीनामा है, जापान में फ्यूजीनामा है। और इंडोनेशिया में ही क्रकाटोआ है, क्रकाटोआ है। ये याद रखिएगा सारे नाम, ठीक है। इतने मिनिमम है ये। अभी अंडमान में हमने क्या देखा था, नारकोंडम, अंडमान में नारकोंडम भी हमने देखा था। तो ये कुछ याद रखिए, जिसमें मैग्मा नीचे अभी ठंडा है और पहले कभी विस्फोट हुआ करता था। अभी यहाँ पर देखिए अभी कहानी नहीं है, क्या पता भविष्य में भगवान जाने क्या होगा। और ये शांत है, नीचे भी कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं, अभी बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं ये। ईरान में एक ऐसा देखने को मिलता है, ईरान में एक है देमबंद। और म्यांमार में है माउंट पोपा कहाँ है, म्यांमार में है। इक्वाडोर में है चिम्बराज़ो है। और एंडीज़ पर्वत में एकांकागुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ चीज़ें, ये भी हमने देख लिया, उसके बाद में हमारा जैसे आता है, अगर हम इनका विस्तार की अगर हम बात करते हैं, ठीक, कि किस तरीके से इनका विस्तार वगैरह देखने को मिलता है। तो देखिए इनका जो विस्तार है ना, ये रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हैं ना पैसिफिक ओशियन के पास में, तो यहाँ पर हमको काफ़ी देखना है। परिप्रशांत पेटी जो है, परिप्रशांत महासागरीय मेखला में देखने को मिलता है। जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में भी देख रहे हैं, ये पूरी जिस तरह की जो प्लेटें हैं हमको यहाँ पर ये देखने को मिलती है। यह पेटी पूरी प्रशांत महासागर के चारों ओर मिलती है और इसके चारों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख भी लीजिए कि यह पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर मिलती है और इसके चारों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि इस प्लेट के किनारे या तो विनाशात्मक प्लेट होंगे या रचनात्मक प्लेट होंगे। अभी हम विनाशात्मक और रचनात्मक को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, इनमें हम देखते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा जो मध्य महाद्वीपीय प्लेट है, जो दूसरा हमारा देखने को मिलता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब ये कहाँ पे है, इसका तो फिगर तो मैंने ले लिया कि मैं बना, जैसे मान लीजिए हमारा नीचे में ये साउथ अमेरिका है ना, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, और इधर ये अफ्रीका है, तो इस तरीके से इनके बीच में ये देखने को हमको मिलता है, मध्य महासागरीय कटक के रूप में। ये हमारा मध्य महासागरीय कटक है और ये वाला हमारा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट के रूप में देखने को, यूरेशी और अफ्रीकन प्लेट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला जो है हमारा, ये वाला हमारा मध्य महासागरीय कटक, ये हमारा मध्य महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक, ठीक है। और ये वाला जो हमारा होता है, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं उसको, जो हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये यूरेशियन तथा अफ्रीकन, यहाँ यूरेशियन, अफ्रीकन एवं इंडियन प्लेटों का अभिसरण होता है, उनके फलस्वरूप है इंडियन प्लेटों के अभिसरण होता है यहाँ पर, अभिसरण, ठीक है। और मध्य महासागरीय का हमने देख ही लिया, ठीक है। उसके अलावा एक अंतरा प्लेट ज्वालामुखी है, अंतरा प्लेट, जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के अंतर में पाए जाने वाले स्थानों पर मिलती है। हवाई द्वीप वगैरह इसमें एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक। एक और हम चीज़ बात करते हैं, जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, टाइप उनके आधार पर हम करते हैं, उद्भेदन के आधार पर। ये तो क्या था अभी हमने जो देखा, ये मतलब एक्टिविटी के आधार पर था। एक हमारा होता है दरारी उद्भेदन, एक होता है हमारा दरारी उद्भेदन, और दूसरा हमारा होता है केंद्रीय उद्भेदन, तो
तो ये जो केंद्रीय उद्भेदन होता है और जो दरारी उद्भेदन होता है, इसमें मेन डिफरेंस जैसे क्या है कि जो दरारी उद्भेदन जो देखने को मिलता है, ये वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं। जहाँ पर ये रचनात्मक वगैरह क्या है सब देखेंगे हम डिटेल में। ये रचनात्मक प्लेट किनारा जहाँ होता है वहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो लावा बाहर में आता है वो ज़्यादा गहराई से आता है, ठीक है। और ज़्यादा गहराई से आने से क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर वगैरह होता है उस हिसाब से ज़्यादा रहता है, तो पिघल ज़्यादा रह चुका है, उसमें तरलता मैग्मा में ज़्यादा रहती है, ठीक है। और इनसे क्या होता है, इनके दरारी उद्भेदन में जो चट्टान बनती है हमारी कौन सी बनेगी, बेसाल्ट चट्टान बनती है, बेसाल्ट चट्टान हमारी बनती है, ठीक है। और कभी कभी लावा पठार वगैरह भी बन जाते हैं, शील्ड शंकु इस तरीके से, और मैग्मा बहुत तरल रहता है, ठीक। और इसकी अगर हम बात करते हैं इनकी केंद्रीय उद्भेदन की, तो ये अभिसारी प्लेट से ज़्यादा बनते हैं, मतलब जो विनाशकारी प्लेटें होती हैं उनमें ज़्यादा बनते हैं ये अभिसारी या विनाशात्मक हम कह दें, तो ये ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और इसमें ये ज़्यादा गहराई से नहीं आते हैं, ये मतलब 60 से 100 किलोमीटर की तक से ही आ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर ज़्यादा गहराई से नहीं आने से क्या होता है, मैग्मा जो मैग्मा होता है वो चिपचिपा रहता है, गाढ़ा सा रहता है, चिपचिपा या गाढ़ा होता है, ठीक है। और इनसे क्या होता है, फिर लावा पर्वत जैसे निर्मित होते हैं, लावा पर्वत वगैरह निर्मित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा पूरा ज्वालामुखी की सारी कहानी हो रही है। इसके अलावा ज्वालामुखी में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कुछ भी है सारी चीज़ें हमने देख ली, हर एक डिटेल को देख ली। और अंदर में जो हमने चट्टानें हमारी बन रही थी, जो हमारी चट्टानों के टाइप बन रहे थे, चट्टानें हमारी बन रही थी, और ऊपर में जो बेसाल्ट चट्टान बन रही है, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपने हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखा होगा, बहुत ही अच्छे से देखा होगा, और हो सकता है कहीं जल्दी हुआ हो तो फिर से एक बार देखिएगा वीडियो को, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। वीडियो यूट्यूब पे पड़ा ही रहने वाला है, उसको आप बहुत ही अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, और चैनल को ज़रूर लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और इसको अपना ही चैनल समझकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, और अपना जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए। थैंक यू।